हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रूम नंबर 41। इस मूवी की शुरुआत में हम एडन नाम के एक फिलोसफी स्टूडेंट को देखते हैं जो रोज की तरह कॉलेज जा रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन यहीं से कहानी धीरे धीरे अजीब डायरेक्शन में जाने लगती है। अगले सीन में एडन का फिलोसफी प्रोफेसर पूरी क्लास को एक असाइनमेंट देता है। इस असाइनमेंट में स्टूडेंट्स को डेथ और आफ्टर लाइफ पर रिसर्च करनी हो, और खास बात यह है कि एडन के फाइनल ग्रेड्स पूरी तरह इसी असाइनमेंट पर डिपेंड करने वाले होते हैं, इसलिए ये उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लास खत्म होते ही एडन घर से निकलता है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ बहुत अजीब होता है। रास्ते में उसे अपना ही हमशक्ल दिखाई देता है जो उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि मॉर्टल में मत जाना। अब एडन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। डर के बावजूद वो अपने हमशक्ल का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो हमशक्ल गायब हो जाता है। इसके बाद एडन घर पहुंचकर ये पूरा इंसिडेंट अपने रूममेट्स को बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। वो इसे मजाक समझकर टाल देते हैं। निराश होकर एडन अब सीधे अपनी दादी से मिलने जाता है, जो उस वक्त अस्पताल में एडमिट होती है। वहाँ जाकर वो उनसे पूछता है कि क्या उनकी फैमिली कभी किसी तरह की मेंटल इलनेस रही है। इस पर उसकी दादी साफ साफ मना कर देती है। एडन को देखकर उसकी दादी अपने हस्बैंड यानी एडन के दादा को याद करने लगती है। वो बताती है कि एडन के दादा एक तालाब से गोल्फ बॉल निकालने के चक्कर में डूब गए और वहीं उनकी मौत हो गई थी। इसी बीच एडन के फोन पर एक स्ट्रेंज कॉल आता है। सामने वाला आदमी उससे उसका मिडिल नेम पूछता है। अब जैसे ही एडन जवाब देता है, कॉल अचानक से कट हो जाता है। अब ये कॉल काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अगले सीन में एडन वही करता है जो उसको पहले कहा गया था। वो अब सीधा उस मॉर्टल पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगता है, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेन उसी मॉर्टल में काम कर रही होती है। एडन लॉरेन से पूछता है कि क्या उसने कभी उसके जैसे किसी आदमी को यहाँ पर देखा है। ये सुनकर लॉरेन थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, मॉर्टल का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और एडन को वहाँ से जाना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद लॉरेन की शिफ्ट खत्म होती है। एडन बाहर उसका वेट कर रहा होता है और फिर उसको रेस्टोरेंट ले जाता है। रेस्टोरेंट में एडन लॉरेन को अपने साथ हुए उस अजीब इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। लॉरेन उसकी बात ध्यान से सुन, लेकिन उसको यकीन नहीं होता। उल्टा वो एडन की मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता जताने लगती है। उसी वक्त रेस्टोरेंट के किचन में किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आती है। ये आवाज लॉरेन और एडन दोनों को डरा देती है। वेल, इस साउंड की असली वजह हमें आगे स्टोरी में पता चलेगी। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। एडन लॉरेन को घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट ऑफर कर। रास्ते में बात करते करते एडन का ध्यान भटक जाता है। लॉरेन स्टीयरिंग संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। इस एक्सीडेंट में लॉरेन की मौत हो जाती है। अब सीन सीधा अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां पर घायल एडन से मिलने दो एजेंट्स आते हैं। वो एडन को बताते हैं कि लॉरेन के फैमिली ने उस पर लॉरेन के मर्डर का आरोप लगाया। ये एजेंट्स एडन को वार्निंग देते हैं कि वो अगले 3 दिनों तक अस्पताल से बाहर नहीं जा पाएगा। हॉस्पिटल में एडन के पास वाले बेड पर एक अजीब सा आदमी लेटा होता है। वो आदमी एडन से फिर से कहता है कि उसे वापस उसी मॉर्टल जाना होगा। वो बताता है कि एडन को उसके सारे सवालों के जवाब मॉर्टल के रूम नंबर 41 के बाथरूम में मिलेंगे। अब उस आदमी की बातों में एडन को अजीब सी सच्चाई महसूस होती है। वो कपड़े बदलता है और चुपचाप अस्पताल से भाग जाता है। अस्पताल से निकलते ही एडन सीधे मॉर्टल पहुंचता है और वहां पर एक रूम बुक करता है। आधी रात को एडन चोरी छिपे रूम नंबर 41 में घुस जाता है और जैसे वो उस रूम के बाथरूम में जाता है, वहां उसे एक टनल दिखाई देती है। अब एडन हिम्मत जुटाकर उस टनल के अंदर उतरता है। थोड़ी देर बाद जब वो दूसरी ओर से बाहर निकलता है, तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। मॉर्टल रूम से बाहर आते एडन ये देखता है कि सामने वो खुद यानी उसका पास्ट वर्जन लॉरेन से बात कर रहा है। यहीं से एडन को ये पूरा सीन समझ में आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि टनल से गुजरते ही वो पास्ट में आ चुका है और ये उसका पहला टाइम ट्रैवल था। और अब वो चुपचाप पास्ट वाले एडन और लॉरेन का पीछा करने लगता है। उधर रेस्टोरेंट में ये टाइम ट्रैवलर एडन अचानक से अपने ही फिलोसफी प्रोफेसर से टकरा जाता है। अब उनसे बचने के चक्कर में उसकी एक वेटर से टक्कर हो जाती है। उसके हाथ से सारी प्लेट्स नीचे गिर जाती है और यहीं पर एक बड़ा रिवील होता है। यही वो शोर था जिससे उस रात पास्ट वाले एडन और लॉरेन डर गए थे।
यानी टाइम ट्रैवलर एडन अननोइंगली अपने ही पास्ट को अफेक्ट कर रहा था। अब सीन उसी कॉन्वर्सेशन की तरफ जाता है जहाँ पर लॉरेन एडन से उसकी दादी के बारे में पूछती है। एडन वही जवाब देता है जो उसने पहले दिया था कि उसकी दादी ठीक है और लॉरेन को अक्सर याद करती है। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रिपीट हो रहा है, जिसके बाद वो दोनों फिर से मॉर्टल से निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। इधर टाइम ट्रेवलर एडन एक्सीडेंट रोकने के इंटेंशन से बीच सड़क पर आ जाता है। लॉरेन उसको बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा देती है और उसी मोमेंट कार पलट जाती है। यानी जिस एक्सीडेंट में लॉरेन की मौत हुई थी उसकी वजह भी कोई और नहीं बल्कि खुद एडन ही था। ये रियलाइजेशन एडन को अंदर तक हिला देता है। अब वो इस पेनफुल ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है कि उसी की वजह से ये ट्रेजेडी हुई है। घबरा कर एडन वापस मॉर्टल पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि रूम नंबर 41 में वही अजीब आदमी सुसाइड कर चुका है। एडन तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और फिर बिना टाइम वेस्ट किए बाथरूम वाले टनल से एक और बार टाइम ट्रैवल करता है। टनल से निकलते ही एडन सीधा अपने घर पहुंचता है। वहाँ पर वो अपने रूममेट्स को पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन हमेशा की तरह वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अपने सच को प्रूव करने के लिए एडन अपने एक रूममेट से कहता है कि वो उसको कॉल करे। अब जैसे ही कॉल किया जाता है वो टाइम ट्रैवलर एडन के पास नहीं बल्कि उसी टाइमलाइन वाले एडन के पास पहुंचता है जो उस वक्त अपनी दादी के साथ अस्पताल में था। अब एडन को समझ आ जाता है कि अस्पताल में जो मिस्टीरियस कॉल आया था वो दरअसल यही कॉल था। उस कॉल में एडन का दोस्त ये कंफर्म करता है कि उनके सामने बैठा एडन सच बोल रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी एडन के रूममेट्स कन्विंस नहीं होते हैं। इसके बाद एडन एक आखिरी कोशिश करता है। वो सीधा एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है ताकि इस बार वो इस ट्रेजेडी को रोक सके। यहाँ पर वो झाड़ियों में छुपकर 3 वर्जन्स देखता है। एक एडन जो कार चला रहा होता है, दूसरा जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और तीसरा वो खुद। झाड़ियों से निकलकर एडन पिछले टाइम जब वाले एडन पर हमला कर देता है। वो उसको मार मार कर बेहोश कर देता है। उसका लॉजिक साफ है कि वो इस एडन को हटा देगा और एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सीडेंट नहीं रुकता। अब यहाँ पर ये फिल्म इस चीज को क्लियर तो नहीं करती है, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब एडन दूसरे वाले एडन के कांटेक्ट में आया होगा तो ड्राइविंग वाले एडन का ब्रेन मोमेंटरीली शट डाउन हो गया होगा और कार पलट गई हो। इस एक्सीडेंट के बाद सेकंड टाइम जब वाला एडन लॉरेन की बॉडी को लेकर वापस मॉर्टल पहुंचता है। वो लॉरेन की बॉडी के साथ टनल में उतरता है, लेकिन जब दूसरी ओर वो निकलता है तो लॉरेन की बॉडी गायब हो चुकी होती है। इससे एडन को समझ आ जाता है कि ये टनल या फिर वॉर्म होल सिर्फ जिंदा लोगों को ही टाइम ट्रेवल करवा सकता है। ये रियलाइज होते ही एडन पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसे अपने फिलोसफी प्रोफेसर याद आते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम लेकर सीधा उनके पास जाता है। वहाँ पर एडन उनसे कहता है कि वो एक टाइम ट्रेवल नॉवल लिख रहा है और उसे उनकी मदद चाहिए। वो प्रोफेसर को एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक आदमी बार बार पास्ट में जाकर एक ट्रेजेडी रोकने की कोशिश कर रहा है और हर बार वो फेल हो जाता है। ये सुनते ही एडन के सारे प्रोफेसर्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो सब मिलकर एडन को पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझाने लगते हैं। उनके हिसाब से जब भी कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पास्ट को नहीं बदलता बल्कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेता है, यानी कि एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। इस थ्योरी के मुताबिक हर एक टाइम जंप के साथ एक नई टाइमलाइन बनती जाती है और हर टाइमलाइन में उस टाइम ट्रैवलर के ऑल्टरनेट वर्जन्स पहले से ही मौजूद होते हैं। प्रोफेसर्स साफ साफ एडन को बताते हैं कि कोई भी इंसान अपना खुद का पास्ट नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने ऑल्टरनेट वर्जन के पास्ट को जरूर बदल सकता है। अब यहीं से एडन को एक बड़ा रियलाइजेशन होता है। उसको समझ आ जाता है कि उसने अब तक जो कुछ भी देखा, दूसरे एडेंट्स, बार बार वही एक्सीडेंट, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एडन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस चुका है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसका पास्ट वर्जन उसे मॉर्टल ना जाने की वार्निंग क्यों दे रहा था। वो वाला एडन भी उसी एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी की तरह। अब काफी देर प्रोफेसर से डिस्कशन करने के बाद एडन बाहर निकलने लगता है। तभी जाते जाते उसका फिलोसफी प्रोफेसर उसे एक इम्पोर्टेंट क्लू देता है। वो कहता है कि अगर एडन अपने नॉवेल के कैरेक्टर्स का पास्ट बदलना चाहता है तो उसे उस कैरेक्टर की लाइफ के किसी बड़े इवेंट को ऑल्टर करना होगा। प्रोफेसर के मुताबिक यही एक तरीका है
जिससे पास्ट चेंज किया जा सकता है। इसके बाद एडन वहाँ से निकलकर एक ग्रोसरी स्टोर पहुँचता है, लेकिन यही पुलिस उसे स्पॉट कर लेती है और अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पहले से ही अस्पताल छोड़कर ना जाने की वार्निंग दी गई। इंटरोगेशन के दौरान एडन पुलिस से कहता है कि वो एडन नहीं है जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं। जब एजेंट्स उस पर लॉरेन के मर्डर का आरोप लगाते हैं तो एडन साफ कहता है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा था। अब एडन वहाँ पर मौजूद सब लोगों को अपने टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स की पूरी कहानी बता देता है। ये सुनकर एक ऑफिसर ताना मारते हुए उसको कहता है कि अगर वो सच में टाइम ट्रैवलर है तो पास्ट में जाकर खुद को बचा क्यों नहीं लेता। और तभी जैसे यूनिवर्स ने खुद उसको हिंट दे दिया हो, फ्यूचर से एडन का एक वर्जन वहाँ पर आता है। इस एडन को बचाने के लिए पुलिस अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस एडन को एक पोल से बांध देती है और फ्यूचर वाले एडन को ढूंढने लगती है। इसी बीच एडन की नजर पास रखे डस्टबिन पर जाती है, जहाँ उसे एक हैक्सॉ यानी कि आरी मिल जाती है। एडन इसी आरी से अपनी हथकड़ियां काटकर वहाँ से भाग निकलता है। काफी देर तक पुलिस को चकमा देने के बाद एडन भागते भागते एक छोटे से केबिन में छुप जाता है। वहाँ पर उसे एक और आरी मिलती है। अब वो इस दूसरी आरी से अपनी बाकी हथकड़ी भी काट लेता है। इसके बाद एडन वही आरी लेकर एक और टाइम जंप करता है और पास्ट में जाकर उसे उसी डस्टबिन के पास फेंक देता है जहाँ से उसने पहली बार वो आरी उठाई। यानी अपने एस्केप का रास्ता एडन ने खुद ही पहले से प्लान कर रखा था। यहाँ से एडन सीधे ओलंपिया होटल पहुँचता है। वहाँ पर वो फिर से उसी अजीब आदमी को देखता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल है। ना कोई पागलपन और ना ही कोई अजीब बिहेवियर, बल्कि इस बार वो एक महंगे सूट में नजर आता है। जब एडन उससे बात करता है तो उसको पता चलता है कि इस यूनिवर्स में वो आदमी कोई पागल नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल लॉयर है। यही एडन को समझ आ जाता है कि टाइम ट्रेवल कभी कभी पूरी टाइमलाइन ही बदल देता है। ये रियलाइजेशन एडन का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। अब उसको लगने लगता है कि शायद वो सच में लॉरेन को बचा सकता है। इसी उम्मीद के साथ एडन वहाँ से निकलकर अपनी दादी के पास पहुँचता है, जो अब भी अपने हस्बैंड को याद करके रो रही होती है। एडन चुपचाप उनके पास बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। यहीं से ये कहानी एक बार फिर से एक इमोशनल टर्न लेती है। एडन की दादी अब उससे कहती है कि काश उस दिन उसके दादा गोल्फ खेलने गए ही ना होते। उनकी ये बात एडन के दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है। इसी सोच में डूबा हुआ एडन अपने पुराने घर को देखने चला जाता है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो फिर से उसी मॉडल की तरफ लौटता है और बिना देर किए एक बार फिर से सुरंग के जरिए टाइम जंप करता है। इस बार जब एडन सुरंग से बाहर निकलता है तो वो उसी बूढ़े और अजीब से आदमी को अपने कमरे में मौजूद पाता है। दोनों अभी बात करना शुरू ही करते हैं कि तभी मॉडल का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। हालात बिगड़ता देख एडन और वो बूढ़ा आदमी फट से बाथरूम में छुप जाते हैं। बाहर मैनेजर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है और अंदर एडन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि पिछली टाइमलाइन में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई, वो लॉयर कैसे बन गया और उसने ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट बदल दिया था जो ये चेंज हुआ। कोई और रास्ता ना देखकर वो दोनों बाथरूम की सुरंग में कूद जाते हैं और एक बार फिर से टाइम जंप करके पास्ट में पहुंच जाते हैं। यहीं पर एडन को धीरे धीरे ये पूरा सच समझ में आने लग जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसको लॉरेन को बचाना है तो उसे अपनी जिंदगी के किसी बड़े और अहम इवेंट को बदलना होगा। इसी रियलाइजेशन के साथ एडन एक बड़ा फैसला लेता है। वो तय करता है कि वो अपने दादा को बचाएगा। इसके बाद एडन बार बार सुरंग में जाता है और बाहर आता है। ये प्रोसेस इतनी बार दोहराता है कि आखिरकार वो उस टाइम पीरियड में पहुंच जाता है जब उसके दादा जिंदा थे। इस एक मौके तक पहुंचने के लिए एडन को हजारों बार टाइम जंप करना पड़ता है। अब एडन रास्ते में लिफ्ट लेने के बहाने अपने दादा के साथ उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ वो अपनी दादी को भी देखता है जो उस वक्त काफी यंग थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एडन जाते जाते अपने दादा को एक छोटा सा गिफ्ट देता है और उनसे कहता है कि इसे अगले दिन खोलो। अगले दिन सब कुछ वैसा ही होता है जैसा पहले हुआ था। एडन के दादा गोल्फ खेलने जाते हैं और उनकी गोल्फ बॉल पानी में गिर जाती है। वो पानी में उतरने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें अपनी जेब में कुछ महसूस होता है। उसे बाहर निकालने पर वो देखते हैं कि ये तो वही गिफ्ट है जो उनको एडन ने दिया था और जब वो उसको खेलते हैं तो अंदर एक गोल्फ बॉल होती है, जिसको देखकर उसके दादा पानी में उतरने का प्लान छोड़ देते हैं और उसी नई बॉल से खेलने लगते हैं।
इस तरह उनकी जान बच जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अस्पताल में एडन की दादी बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। इस बार उनके साथ एडन के दादा भी मौजूद होते हैं। यानी एडन ने सच में अपने पास्ट का एक बड़ा मेजर इवेंट बदल दिया था। अब यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उसको पता चलता है कि मॉर्टल का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि खुद बूढ़ा एडन है। यही वो एडन है जिसने पास्ट में जाकर अपने दादा को बचाया था। वापस अपने टाइम में लौटने के बजाय इस एडन ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को एक होटल में बदल दिया और तभी से वो उसकी देखभाल कर रहा है। वो शुरू से ही यंग एडन को सीक्रेटली गाइड कर रहा था। अब जैसे उसने अपने दादा को बचाया, टाइमलाइन बदल गई। इसी वजह से जब बूढ़ा एडन यंग एडन को मॉर्टल ना जाने की वार्निंग देता है, तो आगे के सारे इवेंट्स पूरी तरह अलग दिशा में चले जाते। इस नए टाइमलाइन में जब एडन लॉरेन को होटल के बाहर लिफ्ट ऑफर करता है, तो लॉरेन कहती है कि उसका घर पास ही में है और वो पैदल चलकर चली जाएगी। इसी छोटे से फैसले की वजह से वो एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं है। चलते हुए एडन और लॉरेन को बूढ़ा एडन दूर से देखता रहता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। इसी स्वीट एंडिंग के साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एडन की ये टाइम जंप वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपको इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे हम एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।